हेलो एवरीवन। तो ग्रेविटेशन के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है, रोटेशन अगर अर्थ का हो रहा है तो उसका ग्रेविटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लास्ट में हम ये देखेंगे कि मास क्या होता है और जो वेट है वो क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इफेक्ट जो ग्रेविटी के ऊपर पड़ेगा डेप्थ का, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से एक स्फेरिकल शेप बना ली, जो कि अर्थ की शेप बना ली मैंने, ठीक है, क्योंकि अर्थ को हम स्पेयर मान के चल रहे हैं। हालांकि हमने ये भी बात की है कि इसका एक्चुअल जो शेप है एलिप्सॉइड है, पर स्पेयर मान के चल रहे हैं। तो इसकी जो रेडियस है वो है आर। अर्थ की रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। और इसकी सरफेस के ऊपर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा है, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको ये बताया है जो मास है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लेते हैं जो अर्थ की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है, वो है रो। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं G अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर मास जो है उसको हमने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी को हमने लिख दिया रो से। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/3 जी पाई और आर और रो, 4/3 पाई जी आर रो, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक डेप्थ पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटी निकालनी है। तो मान लो कि मैं यहां से कोई मैंने डिस्टेंस ले ली आर, कोई डिस्टेंस ले ली मैंने आर। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर लिया आर, और ये जो डिस्टेंस है यहां से कितनी डेप्थ पे आया हूं मैं, यहां से डी डेप्थ पे आ गया। कितनी डेप्थ पे नीचे आ गया, डी डेप्थ के ऊपर मैं नीचे आ गया। तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस ये कितनी है, आर है। और आर किसके बराबर हो गया, आर माइनस डी, है ना। तो यहां से आर जो है आर वो किसके बराबर हो गया, आर माइनस डी के इक्वल हो गया। आर की जो वैल्यू है किसके इक्वल हो गई, आर माइनस डी। तो इस r माइनस डी के ऊपर जो ग्रेविटेशन होगा या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैंने वापस से ये फॉर्मूला यूज किया, G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये G अपॉन आर स्क्वायर। अब मास जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये जो छोटा वाला स्फेयर है इसकी जो रेडियस है वो चेंज हो गई, वो कितनी हो गई, स्मॉल आर। और यहां पर भी ये रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर। तो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, इसको स्मॉल आर लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। यहां पर वॉल्यूम कितना लिखूंगा, वो लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो गया, आर क्यूब। और डेंसिटी तो सेम रहनी है, तो डेंसिटी कितनी हो गई, रो हो गई। तो यहां से अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी पाई आर रो। अब ये जो आर है, इस आर की वैल्यू कितनी है, आर माइनस डी है। तो इस आर की जगह अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 जी और पाई रो, और ये हो जाएगा आर माइनस डी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको लिख दिया मैंने जी प्राइम से। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यानी कि जी प्राइम को मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, जी के साथ, तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है आर माइनस डी अपॉन आर, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं जी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। क्या फॉर्मूला बन जाता है, 1 माइनस डी अपॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है इसका, जब हम एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जाते हैं, सरफेस से नीचे जाते हैं, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। जिस तरह से हमने हाइट के रेस्पेक्ट में चेंजेस निकाले थे, एक एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज निकाला था, एक हमने निकाला था फ्रैक्शनल डिक्रीज, और एक हमने परसेंटेज डिक्रीज निकाला था। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज इन जी, एब्सोल्यूट चेंज इन जी। तो एब्सोल्यूट चेंज इन जी का मतलब है हम डेल्टा जी निकाल रहे हैं, और ये डेल्टा जी जो है वो किसके बराबर होगा, जी प्राइम माइनस जी। किसके बराबर होगा, जी प्राइम माइनस जी। तो यहां से जी उधर चला जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, यहां पर बच जाएगा माइनस जी डी अपॉन आर, और डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर ये माइनस साइन आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एब्सोल्यूट डिक्रीज, है ना। तो क्या लिख देता हूं, एब्सोल्यूट डिक्रीज। तो ये आ गया एब्सोल्यूट डिक्रीज। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो फ्रैक्शनल डिक्रीज, हमें क्या निकालना हो, फ्रैक्शनल डिक्रीज। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज यानी कि भिन्न में, फ्रैक्शनल डिक्रीज। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज आप निकालोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी अपॉन आर। और इसी तरह से अगर आप परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज DRCREASE,
तो परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 और ये हो जाएगा डी अपॉन आर इंटू 100। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अभी तक आपने ये देखा है कि जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो डिक्रीज हो रहा है। जब हम हाइट पर गए थे तब भी डिक्रीज हो रहा था और जब हम नीचे जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं वापस जी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आर माइनस डी अपॉन आर, और आर माइनस डी किसके बराबर था, स्मॉल आर के, तो ये कितना हो जाएगा, जी आर अपॉन आर हो जाएगा। तो जब हम यहां से जी प्राइम की वैल्यू को देखते हैं तो ये आर के प्रोपोर्शनल है। आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो जब हम डेप्थ पर जाते हैं, कहां पर जाते हैं, डेप्थ पर जाते हैं, तो डेप्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेंटर से डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है। वो सेंटर से डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ रहा है वो, जब तक कि ये किसके बराबर नहीं हो जाता, आर इक्वल्स टू आर के। तो यहां पर जी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और ये जो वो लोकेशन है जहां पर आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आर के, यानी कि अर्थ की सरफेस रेडियस के बराबर हो गई। उसके बाद जब आप ऊपर जाओगे तो ये फिर क्या करना लग जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। तो ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो इस ग्राफ के ऊपर आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ग्राफ को आप ध्यान रखना कि जब आप डेप्थ पे जा रहे हो तो ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है। जब आप डेप्थ पर जा रहे हो तो वेरिएशन है कैसा है, लीनियर, रेखीय वेरिएशन। और जब आप हाइट पर जा रहे हो यानी कि अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो जो वेरिएशन हो रहा है वो पैराबोलिक हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन है डेप्थ के साथ, ये कैसा वेरिएशन है, लीनियर। ये जो वेरिएशन है ये लीनियर है। और जब आप हाइट पर जा रहे हो तो ये जो वेरिएशन है ये कैसा है, पैराबोलिक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है ना, कि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताई है, ये एक चीज, दो एब्सोल्यूट डिक्रीज का, एक फ्रैक्शनल डिक्रीज का और एक ये परसेंटेज डिक्रीज का, इनको ध्यान रखोगे तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m डिक्रीज बाय 1%। वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m डिक्रीज बाय 1% व्हेन इट इज रेज्ड टू हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में मैं अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लिखूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना चेंज आएगा, जी प्राइम इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, वो जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये लिखा जाएगा, है ना। और यदि मैं एब्सोल्यूट डिक्रीज लिख लेता हूं या मैं फ्रैक्शनल डिक्रीज लिख लेता हूं, तो अगर मैं फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालूं, फ्रैक्शनल डिक्रीज मैं निकालता हूं तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2h अपॉन आर। कितनी वैल्यू आ गई, 2h अपॉन आर। और परसेंटेज में अगर लिखोगे तो परसेंटेज में क्या लिख दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज भी लिख देता हूं। तो परसेंटेज में अगर डिक्रीज किया तो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब इसमें बोला है कि यदि अब इसको h डेप्थ पर ले जाया जाता है तो इसके वेट में क्या चेंज होगा। भाई वेट क्या है, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा। तो केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 की, तो केस 2 में जब आप परसेंटेज डिक्रीज निकालोगे, परसेंटेज डिक्रीज किसके अंदर, केस 2 के अंदर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल्स टू ये क्या होगा, डी अपॉन आर इंटू 100%। अब यहां पर देखो जो d है वो किसके बराबर दिया हुआ है, h के बराबर दिया हुआ है। गिवन है कि d जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। मैं यहां लिख देता हूं गिवन d जो है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो डेल्टा g अपॉन g की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, h अपॉन r इंटू 100%। अब हमें ये गिवन है, ये कितना है, 1% है। हमें ये गिवन है कितना है, 1% है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h अपॉन r की। तो यहां से h अपॉन r इंटू 100%, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2%। कितनी वैल्यू आ रही है, 1/2%। तो ये कितना हो गया, 1/2%। 1/2% का मतलब कितना हो गया, 0.5%। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5% क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चाहे हाइट पर जा रहे हो चाहे डेप्थ पर जा रहे हो, डिक्रीज होगा। तो 0.5% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/4। तो g प्राइम की जो वैल्यू है वो दी है g/4, तो हमें वो डेप्थ बतानी है। तो फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पे यूज करना है। तो जी प्राइम की वैल्यू g1 माइनस डी अपॉन आर, और जी प्राइम को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे g/4। तो ये मैंने g/4 सब्सटीट्यूट कर दिया, ये हो गया g, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे g से g कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर इक्वल्स टू 1/4, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये d/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। हमें क्या निकालना है, d निकालना है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4r। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4r, यानी कि आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अज्यूमिंग अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन अ माइन ऑफ 100 किलोमीटर बिलो। 100 किलोमीटर नीचे क्या वैल्यू होगी बिलो द अर्थ सरफेस। g प्राइम इक्वल्स टू g 1 माइनस डी अपॉन आर। डी की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो ये वैल्यू डालनी है यहाँ पर। तो ये हो गया 9.8, 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी हो गई 100, और इसको लिख दिया मैंने 6400 यानी कि 6400। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9.8, 64 माइनस 1 ये हो जाएगा 63/64। तो ये वैल्यू 9 के आसपास ही रहेगी, तो लगभग आंसर आना चाहिए 9.66। तो 9.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/9 टाइम्स। तो g प्राइम की वैल्यू जो है वो कितनी है 1.9 टाइम्स दी है। तो हमारे पास फॉर्मूला g प्राइम इक्वल्स टू g 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहां से इसको मैंने लिखा 1/n, g/n, इसको g/n लिख लो। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा g/n, तो ये हो जाएगा g/n, यहां हुआ g/n 1 माइनस डी अपॉन आर। उसमें भी चेंज कर लेना, मैंने डायरेक्ट काट दिया अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पर अच्छा g/4 लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ g से g कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1/n 1 माइनस डी अपॉन आर। तो d अपॉन आर की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 1/n। तो ये बन गया n माइनस 1/n। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है d की। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी n माइनस 1/n और इंटू आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा आ गया, b आ गया। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इनको ध्यान रखना। मतलब इसमें आपको देखने पर एक बार ऐसा लगता है कि डेरिवेशन वगैरह करना होगा, फिर आप उसको छोड़ के निकल लेते हो, परंतु एग्जैक्टली देखा जाए तो न्यूमेरिकली वैल्यू थी। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें 1/4 थी, उसमें 1/4 की जगह यहाँ पर कितना लिख दिया 1/9 लिख दिया, बाकी 1/n लिख दिया, बाकी सारी कहानी क्या है सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो डेप्थ है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ के ग्रेविटेशन पर। अब मैं बात करूंगा रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ तो चक्कर काट ही रही है, और साथ ही साथ वो अपने रोटेशनल एक्सिस के अबाउट भी क्या करती है, लगातार रोटेट करती है। तो अर्थ अपने रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है तो इस तरह का आपको कुछ पिक्चर देखने को मिलेगा, है ना। ये मैंने एक प्लेन बनाया है जिसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं इसको बड़ा बना लेता हूं, थोड़ा सा यहां बना लेता हूं जो दिख जाए आपको। तो ये अर्थ है और ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है किस स्पीड से, ओमेगा। ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर स्पीड है। और ये एक इक्वेटोरियल प्लेन बना लिया मैंने, इक्वेटोरियल प्लेन है ये जो प्लेन है, ये प्लेन कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन। और ये सेंटर हो गया इसका, यानी कि इक्वेटर हो गया। तो मैं इस इक्वेटोरियल प्लेन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इस इक्वेटोरियल प्लेन को हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन को मैंने बना दिया यहां पर। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगी इसकी रेडियस, अर्थ की रेडियस, और ये रहेगी आर। और ऐसे ही मैंने एक डिस्टेंस ये ले ली इक्वेटोरियल प्लेन की रेडियस, और ये इक्वेटोरियल प्लेन की रेडियस को लिख लिया मैंने स्मॉल आर से, इससे लिख लिया स्मॉल आर से। तो ये जो एंगल बनेगा इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में और ये अर्थ की रेडियस के बीच में, इक्वेटोरियल प्लेन और अर्थ की रेडियस के बीच में यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे लैम्बडा। यहां पर इसको मैं लिखूंगा लैम्बडा, और ये लैम्बडा कहलाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को शायद हिंदी में अक्षांश कहते हैं। तो ये बनेगा लैम्बडा। तो लैम्बडा एंगल कौन सा एंगल है, जो इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में और अर्थ की जो रेडियस है, सरफेस जो रेडियस जहां से भी बन रही है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे लैटिट्यूड एंगल। शायद अक्षांश कहते हैं हिंदी में, मेरे को कंफर्म नहीं है, देख लेना आप। तो ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन गया है ना, ये इस तरह का ट्राइंगल बन गया। ये लैम्बडा है, ये आर हो गया और ये आर है। तो अगर मैं यहां से कॉस लैम्बडा लिखूं तो कॉस लैम्बडा किसके बराबर होगा, आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस लैम्बडा। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, आर कॉस लैम्बडा हो गई। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है,
तो उस ऑब्जेक्ट पर एक तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, जो ऑब्वियस सी बात है किधर की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा जो किधर की तरफ जा रहा होगा, सेंटर की तरफ। तो यहां सेंटर की तरफ एक फोर्स आ रहा होगा mg। अब ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो कोई भी चीज रोटेट करती है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर r। r कौन सा लोगे, जिस इक्वेटोरियल प्लेन में ये है। तो यहां से ये कितना हो गया r, और ये r किसके बराबर है, r cos लैम्डा। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। अब ये दो फोर्स इस तरह से हो गए, एक तो ये जा रहा है, ये फोर्स कितना हो गया mg, और एक ये जा रहा है, ये वाला फोर्स कितना हो गया, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ठीक है, तो इनका एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। पहली बात तो ये एंगल जो था, ये एंगल कितना था, लैम्डा। तो ये पूरा एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा 180 डिग्री माइनस लैम्डा, 180 डिग्री माइनस लैम्डा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको लिख दिया मैंने f से, और वो f किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट। आपको पता भी होगा आप लिखते कैसे रिजल्टेंट निकालने का, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ एक फोर्स हो गया mg, तो mg का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर, प्लस एक फोर्स कितना हो गया, ये हो गया, तो इसका स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर लैम्डा, प्लस क्या लिखते हैं 2mg, 2 फोर्स, दोनों फोर्स को मल्टीप्लाई करो mg, और कौन सा फोर्स हो गया, mg के बाद m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, और इनके बीच का एंगल क्या, साइन एंगल कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस लैम्डा, cos 180 डिग्री माइनस लैम्डा, ये वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू जब बनेगी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जो हमने रिजल्टेंट वो निकाल लिया फोर्स। अब ये फोर्स किसके बराबर है, mg इफेक्टिव। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास g इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है, g इफेक्टिव, उसकी वैल्यू बनती है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r और cos स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो अब यहां से साफ साफ देख रहे हो, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ चीज माइनस हो रही है, तो सीधा सा मतलब है कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जो मैंने अर्थ की शेप बनाई, ये कुछ इस तरह की मैंने शेप बनाई। तो यहां पर ये जो है, ये जो बिल्कुल सेंटर से जो पास हो रहा है, ये प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन, विषुवत रेखा, ठीक। और ये है पोल, तो ये क्या हो गया, पोल। और ये कहां पर है, हम इक्वेटर पर, ये कहां पर है, हम इक्वेटर, विषुवत रेखा पर। तो जब आप इक्वेटर पर हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। कहां पर, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। और जब आप पोल पर हो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कहां पर, इक्वेटर पर। तो एट इक्वेटर का मतलब क्या है, विषुवत रेखा। जब हम इक्वेटर पर बात कर रहे हैं, यानी कि विषुवत रेखा पर बात कर रहे हैं, तो लैम्डा जो है उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो गई। तो लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, g माइनस, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा स्क्वायर r। यानी कल भी मैंने डिस्कस किया था, शेप की वजह से जब हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि इक्वेटर पर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कम रहती है। तो अब यहां पर प्रूव भी हो रहा है कि उसकी वैल्यू इक्वेटर पर क्या रहेगी, कम रहेगी। जब हम पोल पर जाएंगे, है ना, तो एट पोल, तो पोल के ऊपर क्या होगा, पोल का मतलब हो गया ध्रुव। तो पोल के ऊपर जब जाओगे तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 डिग्री। और लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, तो जी पोल पर जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू बनेगी जी, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 पे। अब यदि आप डिफरेंस निकालते हो जी पोल माइनस जी इक्वेटर, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, यानी कि इसमें से इसको आप माइनस करते हो, तो क्या डिफरेंस आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। और अगर हम यहां पर वेट की बात करें, है ना, तो वेट एट पोल माइनस वेट एट इक्वेटर, तो ये कितना चेंज आ रहा है, m ओमेगा स्क्वायर से, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर इसमें डिफरेंस आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं वेट की, तो वेट जो है मेजर हो रहा है कहां पर, पोल पर, और वेट मेजर हो रहा है इक्वेटर पर। तो उन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस किसके बराबर है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर डिफरेंस होता है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता, वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति,
ठीक है, इसको कहते हैं भारहीनता। भारहीनता, तो भारहीनता के लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लैम्बडा। हम ये मान लें कि इक्वेटर पर अगर भारहीनता की स्थिति है ना, तो इफ जी इफेक्टिव इज जीरो एट इक्वेटर, भारहीनता का मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भारहीनता का मतलब है इफेक्टिव एक्सेलरेशन का जीरो होना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं भारहीनता। तो यदि हम ये मान लें कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो है इक्वेटर पर, तो आपके पास क्या बनेगा, यहां पर बनेगा जीरो माइनस जी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, जी अपॉन आर, और यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी अपॉन आर, ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट जी अपॉन आर। तो यदि अर्थ इस स्पीड से घूमती है, तो यहां पर अब मैं वैल्यू डाल दूं यदि जी की और आर की, तो यदि यहां पर मैं वैल्यू डालता हूं जी और आर की, तो यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम पीरियड। तो जी और आर की कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि ओमेगा जो है, ओमेगा वो किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई और अंडर रूट आर अपॉन जी। तो ये जो टाइम पीरियड आएगा, ये टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर मैं आर और जी की वैल्यू डाल देता हूं तो 5026, ये वैल्यू हमारे पास आती है 5026 पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं 5 सेकेंड्स, और आर्स में ये वैल्यू आएगी 1.40 आवर्स। कितनी वैल्यू आएगी, 1.40 आवर्स। और ये जो टाइम है, जो अर्थ का प्रेजेंट टाइम है, ये जो टाइम है अर्थ का जो प्रेजेंट टाइम है उससे 1/70 टाइम्स कम है, 1/70 टाइम्स कम है। ठीक है, दिस टाइम पीरियड, इसको मैं टी प्राइम लिख देता हूं, टी प्राइम। तो दिस टाइम पीरियड टी प्राइम इज t/17, t/17 क्या है, प्रेजेंट टाइम पीरियड, प्रेजेंट टाइम पीरियड। तो प्रेजेंट टाइम पीरियड का 1/17 गुणा है ये वाला टाइम पीरियड। तो ये जो स्पीड आई है हमारे पास, यदि अर्थ इस स्पीड से घूमना चालू कर देगी, तो आप देख रहे हैं कि जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो अर्थ की इक्वेटर के ऊपर जितनी भी चीजें आएंगी उन सब के लिए वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाएगी कि यहां वहां पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इफ अर्थ starts to rotate 17 times faster than present speed, 17 times faster than present speed, then at equator there will be condition of weightlessness. There is a condition of weightlessness। तो हमने ये देखा, चाहे अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो, चाहे अर्थ की सरफेस से नीचे जा रहे हो, चाहे आप रोटेशनल इफेक्ट देख रहे हो, इन सभी इफेक्ट की वजह से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये याद रखना भाई, कितने गुना तेजी से अगर घूमे तो वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाएगी, प्रेजेंट टाइम का कितना टाइम पीरियड हो जाए, ओमेगा की ये वैल्यू आप याद रखना। ठीक है, ये जो मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली है इस केस में ये याद रखना। तो ये वेटलेसनेस किसको कहते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनको याद रखना। इनको याद रखोगे तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन करते हैं इसके। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ with which it has to rotate so that acceleration due to gravity on 60% latitude become 0। तो g इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। हमें ये बोला है कि g इफेक्टिव कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री और इसका स्क्वायर करना है। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 0 g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 60 डिग्री 1/2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बना, यहां से आपके पास बना ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू जी। क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू जी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा की। तो ये कितना हो जाएगा, 4g अपॉन आर, और इसका कर दिया आपने रूट।
4g/r और इसका कर दिया आपने रूट। तो यहां से अब ओमेगा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आपको। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 4, आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछे ना, तो g की वैल्यू कितनी लिखोगे 9.8। अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, तो उसको मीटर में करोगे तो 1000 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर जो आएगा 10 ले रखा है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10 पावर -3। ये वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10 पावर -3। ये आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ अर्थ स्टैंड्स स्टिल व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन मैन्स वेट। यदि अर्थ के रोटेशन को बंद कर दिया जाए, देखो अभी जो जी इफेक्टिव है वो क्या है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। तो यदि रोटेशन को जीरो कर दिया जाए, यानी कि ओमेगा की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी के, यानी कि जो पहले वेट था वो डिक्रीज हो रहा था, अब वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव अब यहां पर दिख रहा है जी -0 हो गया, तो जी -0 इसका मतलब जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यदि अर्थ अपना रोटेशन बंद कर देगी, तो वेट इंक्रीज हो जाएगा। कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। अगर आप इक्वेटर पर रहते हैं, इक्वेटर पर क्या हो जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू 0 है, तो इक्वेटर पर कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। If the angular speed of Earth is increased so much that the object starts flying off from the equator, then the length of the day will be nearly। तो लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, इसमें हमें पूछा है कि यदि एंगुलर स्पीड को बढ़ाया जाए और वो इस तरह से बढ़ाया जाए कि जो वहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, वो इक्वेटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो उड़ना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, उड़ना स्टार्ट कर दे। तो उस केस में जो लेंथ है, दिन का जो लंबाई है, अभी जैसे दिन है वो 24 घंटे का हो रहा है, तो वो दिन की लंबाई में क्या फर्क पड़ेगा वो हमें पूछा है। तो टाइम पीरियड जो होगा, हमने जो टाइम पीरियड निकाला, तो ओमेगा को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उड़ना स्टार्ट कर दे, उड़ना स्टार्ट करने का मतलब फ्लाइंग, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई कोई भी चीज उड़ना स्टार्ट कर देगी मतलब ग्रेविटी लगी नहीं रही है वहां पर, तो हमारे पास क्या बन गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास √g/r, g/r। तो t जो है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई √r/g। और ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी निकाली थी, ये वैल्यू हमने निकाली थी 1.4 आवर्स, है ना। टाइम पीरियड जो हमने निकाला था वो कितना आया था, 1.4 आवर्स। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.4 आवर्स, 1.4 आवर्स नियरली। तो ये वही क्वेश्चन है, इसको घुमाकर पूछा है, इसको घुमाकर पूछ लिया। इसमें आपको ये नहीं बोला कि वेटलेसनेस कंडीशन को कंसीडर करो, इसमें आपको ये बोल दिया कि वहां से उड़ना स्टार्ट कर दे। तो कोई भी चीज हवा में तभी उड़ेगी जब उसको ग्रेविटेशनल पुल जो मिल रहा है वो 0 हो जाए। तो ग्रेविटेशनल पुल कब 0 होगा, जब वो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मेनली यूज किया जाता है अर्थ के मास और डेंसिटी को निकालने के लिए। हमने पढ़ा है कि जी जो है वो किसके बराबर है, gm/r² के। तो यहां से हम m की वैल्यू को क्या लिखते हैं, gr²/g। g की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू डाल दो, कैपिटल G की वैल्यू डाल दो। तो यहां से हमें अर्थ का जो मास है वो मिलता है 5.98 इंटू 10⁻24, जो कि लगभग किसके बराबर है, 10⁻25 के। तो ये जो है ये वैल्यू आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि अर्थ का मास कितना आएगा या किस ऑर्डर का होता है, 10⁻25। इसी तरह से डेंसिटी को हम निकालते हैं, तो डेंसिटी जो आती है 5478.4, 5478.4 ये इसकी डेंसिटी आती है, लगभग 5500 डेंसिटी है इसकी। फिर दो चीजें आती हैं, एक आता है इनर्शियल मास और एक आता है ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास का कंसेप्ट पहले हम पढ़ते हैं। इनर्शियल मास क्या होता है, हम लिखते हैं F = ma। जब भी किसी कोई चीज पर फोर्स लगाते हैं या जब भी कोई चीज के अंदर एक्सेलरेशन है तो वहां फोर्स आएगा, फोर्स को हम लिखते हैं ma से। ये वाला जो मास होता है इसको हम कहते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास का मतलब क्या होता है, ये एबिलिटी होती है बॉडी की वो क्षमता जो कि उसके इनर्शिया का मतलब उसका जड़त्व, जो उसके जड़त्व को मेजर करती है, जो उसके जड़त्व को कितना जड़ता है। मतलब कोई चीज जो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, कोई चीज रुक रही है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब
हमारे अंदर जो है वो जड़ता है जब तक कि हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे। जैसे कि मेरे पे जोर नहीं पड़ेगा जब तक मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा पढ़ने का, या तो वो एग्जाम का मोटिवेशन हो या मेरे को कोई हाई सैलरी दिखाए, हाई जॉब दिखाए, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें चाहिए, अदरवाइज हम जड़ हैं। तो वो जड़ता की जो मेजर कर रहा है, इनर्शिया को जो मेजर कर रहा है, उसको कौन सा मास कहते हैं? इनर्शियल मास कहते हैं। तो इनर्शियल मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं? F बराबर होता है ma, तो m बराबर हो जाएगा F अपॉन a के। ठीक है, यानी कि ये रेशो हो गया किसका? ये फोर्स का और एक्सेलरेशन का रेशो हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज तो ये ग्रेविटी से कोई इसका लेना देना नहीं है। आप फॉर्मूला में देख रहे हैं ग्रेविटेशन का इसके ऊपर कोई रोल है नहीं। बॉडी की साइज, शेप और क्या कंडीशन में है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये बॉडी के टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। मैं मेरे अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, हड्डियां वड्डियां, उनका वेट कितना है, उसके ऊपर ये मास डिपेंड करेगा। इसी तरह से ये मेजर करता है किसको? इट मेजर द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब कोई चीज चलना चाह रही है तो उसको चलने से रोकना, इनर्शिया है ना, जो इनर्शिया, चलने से रोकने की एबिलिटी को भी ये मेजर कर रहा है। तो सिंपल भाषा में याद रखना, जो इनर्शियल मास होता है वो किसके बराबर होता है? F अपॉन a के बराबर होता है। उसके बाद अगर स्पीड जो है बॉडी की बढ़ रही है, यानी कि लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने ये पढ़ा है रिलेटिविटी थ्योरी में कि मास जो है वो चेंज होता है। तो मास की जो वैल्यू है वो किससे चेंज होती है? m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास बॉडी की एबिलिटी है कि उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पुल वो लगा सकती है। तो ग्रेविटेशनल मास किसी बॉडी की एबिलिटी, वो एबिलिटी है जो ये बताती है कि उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पुल है। इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जिसमें हम लिखते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने एक मास ले लिया एम जी, तो एम जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? F अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो लिखा है, इसको आप स्मॉल जी से भी लिखते हैं, और इसको फिर हम आगे चढ़ के देखेंगे कि इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी हम बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाएगा, या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोला जाएगा। आप चाहें तो इसको जी भी लिख सकते हैं, यानी कि F अपॉन जी। तो इसके पहले वाला जो केस था जिसमें आपने m लिखा था, m बराबर था F अपॉन a, और यहां पर जो m बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? वो बनेगा F अपॉन जी। यानी कि यहां पर ग्रेविटेशन का रोल है पूरा पूरा। ग्रेविटेशन चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, ग्रेविटेशन चेंज नहीं है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल मास है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ग्रेविटी के ऊपर। ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो ग्रेविटी है ऊपर, जब हम सरफेस के ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी घटती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जी नीचे है, जी नीचे है ना, तो ये घटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ेगा। ऐसे ही डेप्थ में जाओगे तो भी ये घटता है, तो भी बढ़ेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल मास है इसकी वैल्यू जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम इन दोनों में कंपेरिजन करें, किसके इसके अंदर? इनर्शियल मास में और ग्रेविटेशनल मास में, तो दोनों की सेम यूनिट आएगी, क्योंकि वहां पर भी F अपॉन a लिखा है, यहां पर लिखा है F अपॉन जी। तो a हो चाहे g हो, दोनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यूनिट तो दोनों एक्सेलरेशन है, दोनों की यूनिट क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम होगी। दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है? दोनों ही स्केलर यानी कि अदिश राशियां हैं। दोनों ही बॉडी की शेप पर डिपेंड नहीं करती और स्टेट पर डिपेंड नहीं करती। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लगाते हैं। यदि हमें ग्रेविटेशनल मास को मेजर करना है तो उसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। इस लाइन को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहां से। यदि हमें ग्रेविटेशनल मास को मेजर करना है तो उसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, जबकि हमें इनर्शियल मास को मेजर करना है तो उसके लिए हम इनर्शियल बैलेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनर्शियल बैलेंस का यूज करते हैं। फिर एक कंपैरिजन पूछ लिया जाता है हमसे मास और वेट में। मास जो होता है वो क्या होता है? बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेंट है, कितना उसके अंदर मामला भरा हुआ है, वो कहलाता है मास। जबकि वेट क्या होता है? वेट होता है अट्रैक्टिव फोर्स जो कि अर्थ लगाती है किसी भी बॉडी पर। मैं हूं, मेरे ऊपर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के बैठी है, मेरा वेट जो है वो क्या है? mg है। तो उसमें g वाला जो पार्ट ये बता रहा है कि अर्थ ने मेरे को कितना खींचा हुआ है, तो वो क्या होता है? वो होता है वेट। जो मास है मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू पर g का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि वेट के ऊपर g का इफेक्ट पड़ेगा। वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, जबकि मास की यूनिट हम क्या लेंगे? किलोग्राम लेंगे। इसी तरह से जो मास है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि वेट जो है वो अर्थ के सेंटर पर जीरो हो जाएगा और इनफाइनाइट पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेट जो है अर्थ के सेंटर पर जीरो हो जाएगा, साथ ही साथ जो इनफाइनाइट है उस पर भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मास है स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है।
मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इनर्शियल बैलेंस का, जबकि वेट को मेजर करने के लिए हम यूज लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। किसका यूज लेते हैं? स्प्रिंग बैलेंस का। क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू, ग्रेविटेशनल मास किसके प्रोपोर्शनल होता है? फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास, तो इनर्शियल मास को हम लिखते हैं F अपॉन ए से, और ये इनर्शियल मास हो गया और ये ग्रेविटेशनल मास हो गया, तो ये भी हो जाएगा G अपॉन F। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? A आ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन सेम हो जाता है तो क्या वैल्यू दे देंगे? A। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड मून इज d। एक ये मैंने बना लिया, एक मैंने ये बना लिया, इसको लिख दिया मैंने मून और इसको लिख दिया मैंने अर्थ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लिखी है कैपिटल D से। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून, तो मास ऑफ अर्थ जो है वो 81 टाइम्स है मास ऑफ मून के। तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। तो मान ले वो पॉइंट यहां पर है और वो पॉइंट है P। तो सबसे पहले मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना देता हूं। तो इस पॉइंट पर हम मास मान लेते हैं m मास है, तो अर्थ और इस पॉइंट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा पहले वो मैं निकाल लेता हूं। तो यहां पर ये डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d माइनस एक्स। तो इन दोनों के बीच में अर्थ और पॉइंट के P के बीच में जो फोर्स लगेगा EP, उसकी वैल्यू हो जाएगी GMEm अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए तो यहां पर मून और इस पॉइंट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? GM मास ऑफ मून, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m अपॉन ये कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैंने d माइनस एक्स d लिख ली, तो d माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये g से g कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा हमारे पास me, और ये हो गया d माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा हमारे पास मास ऑफ मून और ये एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हो गया me और d माइनस me, ये हो जाएगा x। सिमिलरली ये हो जाएगा अंडर रूट mm, ये हो गया x। तो यहां से इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये बन गया MED, और ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा अंडर रूट me प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट m। तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई d अंडर रूट me, और अपॉन क्या आ जाएगा? अंडर रूट me प्लस अंडर रूट m। ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब आपको यहां पर गिवन है कि मास ऑफ अर्थ है 81 टाइम्स है मास ऑफ मून के, तो यानी कि मास ऑफ मून जो हो गया उसको आप क्या लिख सकते हो? उसको लिख सकते हो me अपॉन 81। तो यहां पर कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो, तो कैपिटल D लिख दो स्मॉल d की जगह, इसको आप me लिखो, इसको me रहने दो, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा me अपॉन 81। तो me हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 81 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 9। तो ये कितना बन जाएगा? d, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 9। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9d अपॉन 10, 9d अपॉन 10। तो सही आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा d। इसको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है ना, इफेक्ट ऑफ रोटेशन हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ डेप्थ हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ हाइट हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ शेप एंड बॉडी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा रिलेट करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, और वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है। वहां पर बस जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होता है, वहां पर फोर्स चेंज होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और बाकी सारी चीजें लगभग सेम चलेंगी। तो ये जो मैं कल से पढ़ाऊंगा इसको आप थोड़ा सा समझोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो चीजें हैं वो सिंपल हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।